कि मैं इसलिए भी चुनाव नहीं लड़ा कि हो सकता है को अगर निर्दलीय लड़ता तो और भी बहुत से लोग आ जाते। और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। ये एक राजनीतिक ट्रेंड बन गया है कि पैसा है तो राजनीति होगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपके चैनल से और कहूँगा, लगभग 29 से 30 वर्षों से समाज के बीच में हूँ। कोई गले में पैसों का हार डाल के तो नहीं चलता, लेकिन मैंने देखा है कि राजनीति में धन और बल दोनों की बहुत अहमियत है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है KIA के स्पेशल सीरीज किया इंटरव्यू में। दोस्तों, आज हम फिर से एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिन्होंने पहले समाजवादी पार्टी से उन्होंने पहले टिकट के लिए आवेदन किया था। क्या कारण रहे ये हम उनसे जानेंगे। आज वो प्रत्याशी नहीं है और प्रत्याशी कोई और है। तो फिरोज़ाबाद में खुशी भी है, गम भी है, मिला जुला माहौल है। आइए जानते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर ज़फ़र आलम साहब का। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को, मेरे चाहने वालों को। समाजवादी पार्टी का मैं आवेदक रहा और मेरी जो हैसियत थी उससे ज़्यादा बढ़कर मैंने कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे टिकट नहीं मिला। दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो अब उस चुनाव को लड़ रहे हैं। तो मेरा बस यही है, मेरा एक प्रयास था जो मैंने किया। और शहर में जब मुझे टिकट नहीं मिला तो शहर में एक गमगीन माहौल हो गया। मेरे चाहने वाले, मुझसे मिलने वाले जो सर्वधर्म के थे, यानी कोई जाति और धर्म से, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ नहीं है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सभी लोग मुझे प्यार करते हैं। तो मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, काफ़ी लोगों ने तरह तरह की बातें लिखी मेरे पक्ष में। तो उनको मैं एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो मेरे लिए विश्वास, प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। और आज नौशाद अली सिद्दीकी साहब की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तो सर, समाजवादी पार्टी से पहले आप टिकट के लिए आवेदन कर रहे थे और अब नौशाद अली सिद्दीकी जी की पत्नी मशरूर फातिमा जी अब वो प्रत्याशी बनी हैं। तो क्या लग रहा है कि आपकी टिकट क्यों नहीं हो पाई और उनको टिकट कैसे मिली? देखिए, टिकट उनको कैसे मिली वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने देखा है कि राजनीति में धन और बल दोनों की बहुत अहमियत है। शायद धन और बल मेरे पास नहीं था, ये एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि कई जगह इस तरह की बातें आई कि डॉक्टर ज़फ़र पे पैसा कहाँ है, जबकि सच तो ये है कि कोई गले में पैसों का हार डाल के तो नहीं चलता। मेरे पास पैसा था या नहीं ये किसी को क्या मालूम, क्योंकि इस बात को हाईलाइट किया उन लीडर्स ने या उन लोगों ने जो ये समझते थे कि डॉक्टर ज़फ़र आलम के अगर ये टिकट कंफर्म हो जाता है तो कई लोगों की रोटियां, राजनीतिक रोटियां ख़त्म हो जाएंगी, उनका राजनीतिक कैरियर हाशिए पर चला जाएगा, ऐसा लोग मानते थे। क्योंकि मैंने देखा है कि समाज के अंदर लोग ज़मीन पर जाकर काम नहीं करते हैं। मैंने बहुत राजनीतिक को देखा है और वो बहुत ऊपर उठकर, बहुत ऊपर जाकर काम करते हैं ऊपर से, और वो जनता के बीच में नहीं जाते जी। जो जनता के बीच में जाता है उसको लोग, जनता प्यार करती है। मेरे साथ भी यही वजह रही कि मैं लगभग 29 से 30 वर्षों से समाज के बीच में हूँ। चाहे वो पोलियो प्रोग्राम हो, चाहे कोविड हो, चाहे जो भी एजुकेशन, हेल्थ पर तरह तरह के कार्यक्रम हो, सभी प्रोग्राम्स में मैं ऑर्गेनाइज करता रहा और लोगों को जोड़ता रहा। यही वजह है कि उन इलाकों की जो दलित और मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर एजुकेशन स्तर काफ़ी ऊपर आया है। तो उनके दुख दर्द में शामिल होना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनके नज़दीक जाके उनके सर पे हाथ फेरना प्यार का, तो ये एक आम आदमी चाहता है, वो गरीब आदमी चाहता है, जो मैंने करने का प्रयास किया। हो सकता है पार्टी ने जो डिसीजन लिया मुझे इस लायक ना समझा हो, लेकिन जो भी है, जिनको भी मिला है, मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। और चूँकि मैं उसी पार्टी में हूँ तो इसलिए मैं आज उसी जगह खड़ा हुआ हूँ। जब मुझे टिकट नहीं मिला तो ऑल इंडिया अब्बासी
महासभा एक अब्बासियों का संगठन है जिसमें हमारे एडवोकेट बड़े भाई अख्तर अली साहब उसके स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने काफ़ी दम के साथ इस बात को कहा कि हमारे समाज को कोई सम्मान नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, मैं अब्बासी समाज से आता हूं और अब्बासी समाज उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि देश के अंदर एक बड़ी तादाद में है। मैं चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं तो मैंने कभी अपनी जाति का टाइटल अपने ऊपर नहीं आने दिया कि ये सोचकर कि लोग मुझे जातिवादी ना कहने लगे जी। तो उन्होंने अख्तर अली साहब ने काफ़ी और उनके हमारे और चाहने वालों ने मुद्दा उठाया और अपनी बात को रखा। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे पक्ष में आकर इस तरह के बयान दिए। आपने कहा अभी कि आप लोगों को ये लगा कि आपके पास धन नहीं है और इस वजह से आपको टिकट नहीं मिला, तो क्या चुनाव लड़ने के लिए धन की आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता तो होती है, इसको मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और लेकिन अगर ज़मीनी कार्यकर्ता है तो धन लगाने वाली वो गरीब जनता भी 10-10, 20-20 रुपये, 50-50, 100-100 रुपये देने को, जिसकी कोई औकात नहीं है 500 रुपये देने की, लेकिन वो खड़ी हुई है कि बस आप आइए, हम आपके साथ हैं। ये एक राजनीतिक ट्रेंड बन गया है कि पैसा है तो राजनीति होगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपके चैनल से और कहूँगा, आपके किया चैनल के माध्यम से एक बात और जनता के बीच में कहूँगा और लीडर्स भी मेरी बात को सुने। बहुत जल्दी वो दौर आने वाला है कि सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के बीच में रहने वाला व्यक्ति ही चुनाव जीतेगा। ऐसे हालात, अब वो धन बल और माफिया डॉन ये सब चीज़ें दिन ब दिन नीचे जा रही हैं। आवाम पढ़ रही है, नौजवान पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ लिख के बहुत आगे आ रहे हैं और आप देखिए बच्चे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है आज मुझे नहीं तो मेरे जैसे लोगों को आगे मौका मिलने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। और ये धन बल वाले लोग शायद पीछे खड़े हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो ये दोनों टक्कर पर मानी जाती हैं। क्या लग रहा है कि अब जो कैंडिडेट है, चूंकि आप एक मेरे हिसाब से जैसा कि लोग कह रहे हैं आपस में, तो सुनने में आता है कि आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, जो कि अब जो कैंडिडेट हैं वो शायद उतने काबिल नहीं हैं जितने आप थे। तो समाजवादी पार्टी को ये नुकसान होगा? देखिए, ये आवाम की मोहब्बत है कि मुझे वो इस लायक समझ रही है और जो हैं वो उन लोगों के लिए अच्छे होंगे जो उनके साथ जुड़े हैं। मेरे साथ जो जुड़े हैं वो मैं उनके लिए अच्छा होऊंगा। मैं इस जगह उनकी या अपनी खूबी और खामी नहीं बयान करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और प्रत्याशी डिपेंड करता है लोगो, तो समाजवादी पार्टी का लोगो बड़ा लोगो है और दूसरे नंबर का लोगो आज उत्तर प्रदेश के अंदर है साइकिल। तो वो बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अच्छी फाइट करेगी। आप सवाल को बाईपास करके, एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि अब जो चुनाव होगा तो क्या वो समाजवादी पार्टी के लोगों पर होगा या प्रत्याशी पर होगा? अब समाजवादी पार्टी के लोगों पर होगा। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तो हमारे पास जब हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं कोई सूचना नहीं मिली है भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जैसे AIM है, कांग्रेस है, तो इन लोगों ने भी अपने प्रत्याशी वो मुस्लिम प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो इसका क्या मुस्लिम वोट्स पर कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आप सीधी सी समझ लें बात कि एक कम्युनिटी का वोट लगभग 60, 65 या 70 हज़ार वोट था। तो इस वोट में पहले एक कैंडिडेट को आंका जा रहा था। जब मुझे समाजवादी पार्टी में आवेदक था तो लोग ये मान रहे थे कि अगर डॉक्टर ज़फ़र को ये टिकट मिलता है तो बीजेपी से बहुत शानदार फाइट होगी और जीत सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ दूसरे धर्म के लोगों का भी मेरे साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट है और लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे अपने जवाब दे रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो उससे मुझे जाहिर होता है कि वो मेरे साथ थे। अब चूँकि AIM है या और दूसरी पार्टियां, BSP भी अब मुस्लिम कम्युनिटी में, हमारा मुस्लिम समाज का ही भाई है, वो भी चुनाव लड़ रहा है, तो लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर जो वोट का बंटवारा होने के चांसेस हैं जी, और अगर वो बंटवारा हो जाता है तो संभावनाएं हैं कि नुकसान हो सकता है। लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि फाइट बीजेपी और
समाजवादी पार्टी की। फाइट बीजेपी और सपा की ही होगी। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि जब समाजवादी पार्टी में आए दिन समाजवादी पार्टी भी ग्रोथ कर रही है और वापस आने की 24 में भी तैयारी कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी आने की वो तैयारी कर रहे थे, तो अब जो समय आने वाला है वो क्या समय आने वाला है, क्या परिवर्तन का समय आएगा, 24 के इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस मेयर के इलेक्शन से? देखिए, प्रभाव तो मस्ट है, क्योंकि जो हमारा नगर पालिका एमएलए का चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके लगा था कि ठीक है समाजवादी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं कुछ चीटिंग हुई या उनकी प्लानिंग में कोई कमी थी, जिसकी वजह से वो पार्टी जबकि नंबर 1 की पार्टी मानी जा रही थी। तो मुझे लगता है कि सीटों के बंटवारे में समाजवादी पार्टी को अभी भी चिंतन की ज़रूरत है और ज़मीनी हकीकत जानने की ज़रूरत है। ज़मीनी हकीकत जानने के बाद अगर वो 2024 में आते हैं और ऐसे प्रत्याशियों को कैंडिडेट बनाते हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को पूरा मिलेगा। और माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और डोर टू डोर जाने का प्रयास कर रहे हैं, हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी बात है कि हर सवाल, हर उत्तर प्रदेश की हर खबर पर, हर प्रतिक्रिया पर उनका रिएक्शन या एक्शन होता है, ये मैं देख रहा हूँ। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं और डिसीजन लेने से पहले कार्यकर्ताओं से ज़रूर डिस्कशन होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है और वो कोई भी काम अगर करते हैं तो बहुत सोच समझ करके वो किसी फैसले पर पहुंचते हैं। अभी मेयर के भी चुनाव के लिए तो उन्होंने जो पैनल उनका है, उस पैनल ने अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि किसको वोट देना चाहिए। वो तमाम अपनी कसौटियाँ रखते हैं, अगर उन पर खरा उतरता है कोई तभी वो प्रत्याशी बनाते हैं। तो ऐसा कुछ समाजवादी पार्टी में नहीं होता है क्या? पैनल तो यहाँ भी बना है, जैसे इस चुनाव के अंदर इसका जो पैनल था उस पैनल में 2 लोगों के नाम ही थे, जैसे एक मेरा मेरी वाइफ का नाम था और मशरूर फातिमा जी का नाम था। ये 2 ही नाम गए थे जहाँ तक मुझे मालूम है। तो उन्होंने अपने प्रयास किए होंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं कई बार बड़े संगठन जो होते हैं उनसे कई बड़ी चूकें भी हो जाती हैं, लेकिन उनका अपना डिसीजन है, पार्टी का अपना फैसला है। उन्होंने मुझसे ज़्यादा अच्छा फैसला लिया होगा जो, क्योंकि उनकी पार्टी है, वो उस पार्टी को चला रहे हैं और इतनी बड़ी लेवल पर वो काम कर रहे हैं, तो उनका डिसीजन किस तरह से हुआ ये मुझे लगता है वो बेहतर होगा। शायद मुझ में वो चीज़ें ना दिखी होंगी। समाजवादी पार्टी में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब आजकल का जो दौर चल रहा है, जो आईटी का युग है, उसको साथ में लेकर चलती है। थोड़ा थोड़ा समाजवादी पार्टी में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस चुनाव के लिए भी एक ऐप तैयार किया है, पन्ना प्रमुख मोबाइल ऐप है, उसको उन्होंने अभी लॉन्च कर रहे हैं वो, और उसमें डेटाबेस इकट्ठा कर रहे हैं, जो वोटर्स हैं उनका भी डेटाबेस आएगा। ये सिलेक्शन पे तो करेंगे, साथ में हो सकता है 24 में भी उसका फ़ायदा मिले उनको। अखिलेश जी हालांकि टेक्नोलॉजी के लिए कहा जाता है कि अखिलेश जी ने बोला भी 1-2 जगह के पे लैपटॉप मैंने बांटे और उसका फ़ायदा मोदी सरकार ने उठाया। तो क्या आज के समय को देखते हुए हर पार्टी को, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं करूँगा, हर पार्टी को आज के दौर के हिसाब से चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। आईटी का युग है और सोशल मीडिया का युग है, और इस युग को समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आज जो हमारा युवा है, और देखिए जीत का जो परचम लहराता है उसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है जी। और आज के आप देखिए, ये अखबार हम लोग पढ़ते थे, अब अखबार कितना युवा पढ़ रहा है, मोबाइल में अपनी न्यूज़ देख लेता है, बात खत्म हो जाती है। हर हाथ में एक मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल जी, पूरी दुनिया को मुट्ठी में किए हुए हैं। तो हमें यानी समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी वैसे प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी उससे ज़्यादा आगे है। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शुरुआत की आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा कैंपेन किया कि मेरे जैसे नौजवान भी प्रभावित हो गए थे कि आम आदमी पार्टी, जबकि हमने उन्हें देखा भी नहीं था, और दिल्ली से उन्होंने शुरू की
और दिल्ली से वो पूरे देश में काम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को और बढ़ चढ़कर इस पर मेरा एक सुझाव है माननीय अखिलेश यादव जी के लिए और माननीय रामगोपाल यादव जी के लिए, इन सब के लिए, माननीय शिवपाल जी के लिए, कि इस युग की को ज़रूर कैच करें। और पन्ना प्रमुख बड़ा अच्छा आपने एक वो उठाया, मैंने भी उनका देखा है, 50 लोगों पर वो पन्ना प्रमुख है कि एक आदमी को काम मिला है 50 वोट डलवाने हैं। ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है उनका और समाजवादी पार्टी को इस तरह के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। जी, आपने कहा कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में टक्कर देते, तो आपने निर्दलीय लड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए 1,65,000 या 70,000 वोट में जी, अगर मैं चुनाव लड़ता समाजवादी पार्टी से तो अकेला सिंगल कैंडिडेट होता, हो सकता है एक आध कोई छोटा कैंडिडेट आ जाता। शहर इस तरह का मिजाज बना चुका था कि एक आदमी आएगा और ये आदमी होगा तो हम उसे पूरे मन से वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद मेरे भाग्य में नहीं होगा या पार्टी का जो डिसीजन था वो अच्छा होगा, मैं गलती पर रह सकता हूँ। तो वो जो फैसला पार्टी ने लिया, उस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह का माहौल बना, एकदम गमगीन माहौल हुआ, तो उसमें राजनीतिक लोगों को एक नई वो मिल गया मौका कि अब हम अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू करें। अब ताज्जुब करेंगे उस 1,70-65 जो भी वोट है, इतने वोट्स के अंदर कई कैंडिडेट आ गए, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी बड़ी है, उसके साथ हिंदू वोट भी बहुत जुड़ा है, तो वो अपना असर दिखाएगी मुझे लगता है। तो ये एक कमी हुई है। और दूसरा इसमें ये है कि मैं इसलिए भी चुनाव नहीं लड़ा कि हो सकता है को अगर निर्दलीय लड़ता तो और भी बहुत से लोग आ जाते और मैं उसमें उस भीड़ में खो जाता कहीं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मेरे चाहने वाले चाहते थे कि मैं बीएसपी से आऊँ, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं बीएसपी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अभी फ़िलहाल में ही बना हूँ और मुझे इसका भी अफसोस नहीं है कि पार्टी ने मैं तो जस्ट अभी उनका कार्यकर्ता बनाऊँ। विधानसभा में मैंने चुनाव लड़ाया था माननीय छुट्टन भाई को, तो उसमें ही मैं कार्यकर्ता बना और उनके लिए काम किया। इससे पहले भी मैंने काम किए और जो कैंडिडेट हैं या मान लो जो भी रहे हैं वो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे होंगे, तो मैंने निर्दलीय इसलिए भी जाने का कोशिश नहीं की। जी, तो अब आप आवेदक नहीं हैं, प्रत्याशी नहीं हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो यही संदेश है कि समाजवादी पार्टी को जिताएं और यही मैं आवाम से गुजारिश करूंगा। और माननीय अखिलेश यादव जी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत को ध्यान में रखते हुए, गिले शिकवों को दूर करते हुए और जनता उन्हें बोलती है। चलिए, चलते चलते एक सवाल और, एक प्रत्याशी को वोट देते समय पब्लिक को, वोटर को अपने दिमाग में क्या क्या बातें रखनी चाहिए? एक तो ये महिला सीट है, बहुत बार महिलाएं कम पढ़ी लिखी भी होती हैं, घरेलू होती हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं सभी ऐसी होती हैं, बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं भी होती हैं, लेकिन चेहरा जो होता है वो पुरुष का माना जाता है क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। तो यहाँ स्थिति उसमें तालीम, उनके कार्य करने की क्या प्लानिंग है, प्रणाली है, उस पर अमल करना चाहिए। और वोट डालते हुए वो ये देखें कि कैंडिडेट, अब जैसे मान लो बीजेपी की बात करूं मैं, अभी अगर मैं मुस्लिम इलाके की बात करूं तो बीजेपी ने काम ही नहीं कराया। बीजेपी ने काम क्या कराया? आप देखें, गलियां नहीं है, सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, गंदगी है, मच्छर हैं, बीमारियां हैं, इस पर काम हो सकता था लेकिन नहीं कराया। तो लोगों को चाहिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि वो हमारे बीच का है, हमारे साथ का है, तो वोट डालते टाइम उसका ज़रूर ध्यान रखें। तालीम का बहुत ज़रूरी है क्योंकि एजुकेटेड व्यक्ति अगर होगा तो समाज की तकलीफ़ों को ज़्यादा पूरा करने के लिए अमल कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सभी को।